इनसे मिलिए। श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपकी मुलाकात हमने करवाई मराठी फिल्मों के लेखक और निर्देशक सुजय डहाके से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। आइए सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत कीजिए मराठी फिल्मों के लेखक और निर्देशक सुजय डहाके का। सुजय जी, विविध भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये अगली जो आपकी फिल्म थी जो 2023 में आई, वो एक पुरानी फिल्म का साने गुरुजी की कहानी है। Yes. और उनके उपन्यास पे ये फिल्म बनी श्यामची आई, जो पहले बन चुकी थी, उसे आपने दोबारा बनाया और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। इसके पीछे क्या सोच थी? बचपन में ये फिल्म देखी थी कहीं पे, टेलीविजन पे आई होगी, दूरदर्शन पे। जी जी। मुझे कहानी कुछ याद नहीं, कुछ नहीं, पर मैं बहुत रोया था, ये याद है मुझे। अच्छा। और मेरे माता पिता दोनों सर्विस करते थे, तो ये दोपहर में लगी हुई थी फिल्म थी, मैंने अकेले देख ली थी। हाँ। और मैं रहा होऊंगा समझो 6ठी कक्षा में जी। और मुझे काफी इम्पैक्ट किया था इस फिल्म ने। और जब मेरी माँ वापस आई ऑफिस से, तो मैंने उसको एकदम कस के गले लगाया था कि अच्छा। मुझे छोड़ के कभी मत जाना। ओहो। तो वो बस एक मेमोरी रहेगी। हाँ। तो जब मैं ये सारी फिल्में हो गई और ये सब शाह के बाद एक्चुअली, हाँ। तो शाह के बाद मैंने फिर से ये उपन्यास पढ़ा। और फिर जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे काफी सारी चीजें मिली उसमें जो पुराने फिल्मों में एक्सप्लोर नहीं की गई थी। शायद उस वक्त टेक्नोलॉजी का अभाव होगा, या अत्रे जो इसके फिल्म मेकर थे जी, प्रके अत्रे, वो फिल्म मेकर थे नहीं। बिल्कुल। वो महाराष्ट्र के सबसे उत्तम लेखक थे और उत्तम ओरेटर थे। और बहुत बड़े अपने जमाने के पत्रकार थे वो। हाँ, और उनकी भाषण मतलब 50-50 हजार लोग बिल्कुल बिल्कुल भाषण सुनने आते थे। जी जी। पर वो फिल्म मेकर नहीं थे, तो शायद उस वजह से कुछ चीजें उस उपन्यास की उनसे छूट गई थी, जो मुझे दिखनी शुरू हो गई ये पढ़ते वक्त। बेसिकली मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया कि ये उपन्यास बताना है तो मैं किस तरह से बताऊं। और फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया करीब 2013 से ही। जी। इसको फिर कई साल लगे एक प्रोजेक्ट के तौर पे पैसे जुटाने में और ये सब, क्योंकि लोगों का वही कहना था कि बन चुकी है तो तू क्यों बना रहा है। अच्छा। सो मेरा यही था कि मुझे कुछ मिला है जो मुझे बताना है इसमें। सो फाइनली मुझे उसके पैसे खड़े हुए लॉकडाउन के बाद बेसिकली। और लॉकडाउन के बाद मुझे उसका समय भी सही आया ऐसे भी लगा। अच्छा। क्योंकि क्या हुआ कि लॉकडाउन में काफी सारे लोगों ने, हर एक एक्चुअली परिवार ने अपने किसी एक परिवार वाले को खो दिया था। जी जी जी। ये पैंडेमिक ने किया, सबके साथ ही किया। तो मुझे ऐसे लगा कि एक लॉस की कहानी ये काफी इंटरेस्टिंग फीलिंग के तौर पे लॉकडाउन के बाद आ सकती है। जी जी। दूसरा चीज कि ये जिनके ऊपर है, साने गुरुजी इनको कहते हैं। ये किसी भी स्कूल के छात्र को पूछो, उसको साने गुरुजी पता है महाराष्ट्र में। बिल्कुल। समझो 2000 स्कूल होंगे महाराष्ट्र में जिनके नाम साने गुरुजी पाठशाला है। इतना उनका इम्पैक्ट रहा है एजुकेशन के खिलाफ। पर इनको जो दिखाया गया, हमेशा गांधीवादी थे तो गांधी के विचार थे, तो इनको हमेशा एक सौम्य रेवोल्यूशनरी के तौर पे दिखाया गया। जी। पर जब मैं उपन्यास पढ़ रहा था उसमें तो वो दिख नहीं रहा था। अच्छा। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी क्योंकि जिस तरह से उनको परवरिश मिली थी माँ से, उससे इतना सौम्य रेवोल्यूशनरी नहीं बन सकता। तो साने गुरुजी के व्यक्तित्व का एक नया आयाम आपको दिखा। यस, तो वो हमें बहुत ही इंस्पायर कर रहा था। मराठी में एक शब्द है शामळू करके, शामळू शाम देखे जी। पर लेट्स सी कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन कैसे होता है, उसकी माँ के सीख के वजह से होता है। अच्छा। और एक दूसरा पॉइंट था कि जो माँ है वो एक खुद ही 25 साल की लड़की है जी, क्योंकि 15वें साल में शादियां होती थी, 13वें साल में। 15 साल तक तो बच्चे शुरू हो जाते थे होना। तो बाय द टाइम वो 25 थी, उनको 3 बच्चे थे। उनमें से एक शाम था और शाम बीच वाला था, इसलिए वो फेवरेट था। अच्छा। तो शाम की माँ एक 25 साल की खुद लड़की है जिसका पूरा खुद का ही अभ्यास या खुद की ग्रोथ नहीं हुई एक स्त्री के तौर पे। अच्छा। एक पूरी स्त्री नहीं घड़ी है उसमें, और वो एक बच्चे के ऊपर संस्कार कर रही है जिससे एक इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी हो रहा है। ये पॉइंट भी एक इंटरेस्टिंग हमें मिला। अच्छा। और बाय द टाइम वो 35 थी, वो गुजर भी चुकी थी। हो। तो ये और एक डिफरेंस दिखा पुराने शामचे और ये वाले शामचे में हमें जी। जैसे पुराने इसमें वो एक 40-45 साल की
औरत दिखाई गई है। जो कि हमारे रिसर्च में आया कि बाय 35 तो वो जा भी चुकी थी। मुझे एक वो बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मिला कि एक लड़की है ये। और फिर हमने ठान ली कि अब तो ये कहानी बतानी ही है। फिर शाम भी जो है, शाम के 3 रूप है इस फिल्म में जी, कि एक शाम है जो 8-10 साल का है, फिर एक शाम है जो 16 साल का है, और एक शाम जो जेल में है 35 साल का। तो ये भी तो समय गुजरा, ये भी हमने उसके प्रॉपर डेट्स निकाले, किस वक्त किस उम्र का हुआ होगा जी। तो ये सारे एक्यूरेसीज लाने की काफी कोशिश करी, और उसको एक माँ बेटे की स्टोरी से ज्यादा एक ह्यूमन डॉक्यूमेंट हो, वो एक हिस्ट्री डॉक्यूमेंट हो। अगर आपको कुछ रेफरेंस चाहिए उस चीज के वक्त का, तो आप हमारी फिल्म रेफर कर पाए, इस तरह का हमने उसकी कोशिश की। और फिर उसका परिणाम ये था कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और मुझे ये भी याद है कि एक्चुअली प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके स्पीच में भी इसका जिक्र किया। वाह। कि आज यहाँ पे एक फिल्म है जो 71 साल पहले इसी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था जी, और 71 साल बाद आज उसी फिल्म को फिर से नए अंदाज में दिखा के भी उसी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। ये इस चीज को बताता है जी कि इमोशन और फीलिंग कितने सदियां बीत जाए वो सेम ही रहते हैं। और बहुत संवेदनशील होता है वो निर्देशक जो इस तरह की फिल्मों को गढ़ता है। एक जमाना था 70 का दशक कह लें, 80 के दशक में भी एक पैरेलल सिनेमा जिसे कहा जाता है, समांतर सिनेमा चलता था। वो निर्देशक फिल्में ऐसी बनाते थे जो उनके मन में जी चल रही हैं। पहले उनके मन अर्थ बिल्कुल बीच में वो दौर कहीं खत्म हो गया था। फिर से क्या वो नया दौर शुरू हो रहा है? अभी वो गैप ही खत्म हो गई। अच्छा। जैसे हम पुराने जमाने कहते थे कि ये कमर्शियल सिनेमा है, ये पैरेलल सिनेमा है, और एक आर्ट सिनेमा जी। मतलब पहले तो 3 ये थे। आर्ट सिनेमा हुआ आपका श्याम बेनेगल वाले सिनेमा जो होते थे, या मणि कौल जी थे। हाँ जी। पैरेलल सिनेमा था ये सही परांज पे अमोल पालेकर वाला। हाँ जी। घरोंदा, कथा जी, ये सारी जी। और फिर था हमारा कमर्शियल गोविंदा, अमिताभ बच्चन जी, ये सब। अब ये सारे बाइफर्केशन खत्म हो चुके हैं। अब जो चलता है वो कमर्शियल सिनेमा है। तो सुजय ढाके कमर्शियल फिल्म बनाना चाहते हैं क्या? हाँ, पर मैं अपनी तरह की बनाना चाहता हूँ। मतलब जो चल रहा है वो तो बना नहीं पाऊंगा मैं। या मुझे बनानी नहीं आती वो। या सुजय ढाके जो फिल्म बनाएंगे वो शायद कमर्शियल हो, और एक नया लैंग्वेज और ग्रामर मिल जाए कि कमर्शियल सिनेमा आगे से इस तरह भी हो सकती है। तो हर एक फिल्म मेकर का वही एक शोध होता है या क्वेस्ट होता है कि खुद की स्टाइल में कुछ बनाए जो लोगों को पसंद आए, वही अल्टीमेटली कमर्शियल है। अब चूंकि फिल्म प्रेमी तो पूरी दुनिया में फैले हैं और भारत में हर भाषा की फिल्म हर कोने में देखी जाती है, मगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रादेशिक फिल्में जो है उनको अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है तो क्या मुश्किलें आती हैं? क्या बहुत चुनौती भरा है ये? हाँ, चुनौती तो है, क्योंकि एक तो आपको पहले प्रूव करना है कि ये जो फिल्म मैंने अपने लोगों के लिए बनाई है, अपने राज्य के लिए बनाई है, वो पहले वहां तो चले। अच्छा। वहां के लोग उसको एक्सेप्ट करें। जी। तो अगर वो होता है तो फिर पैन इंडिया जिसे आजकल जो टर्म आई है, पैन इंडिया आप उसको एक्सप्लोर कर पाए जी, क्योंकि फिर एक आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। पर अगर आपकी फिल्में आपके राज्य में ही नहीं चल रही है तो फिर ये जो आपका जो अट्टहास है कि पैन इंडिया होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा। तो दिक्कत अभी है, और मैं कहूंगा कि तमिल, तेलुगु या साउथ की भाषाओं को उतना रिस्क नहीं है जितने आज मराठी फिल्म्स फेस कर रहे हैं। अच्छा। उसका रीजन ये है कि मराठी सिनेमा और बॉलीवुड एक ही शहर में है। ये एक में वो राज्य है महाराष्ट्र जी, जिसमें आप कहीं भी मतलब एकदम रिमोट के रिमोट विलेज में चले जाओ, उसको हिंदी आती है। ये इस राज्य का ड्रॉबैक है। अच्छा। फिल्मों के लिए ये ड्रॉबैक है। क्योंकि साउथ में आप जाओ, साउथ में ये नहीं होगा। नहीं। आप किसी गांव में जाओ, उसको हिंदी क्या मतलब बेसिक इंग्लिश भी बोलने नहीं, उसको अपनी ही भाषा आती है। बराबर। तो उससे उसका सिनेमा के ऊपर असर हो रहा है, क्योंकि उनको जानते ही नहीं वो भाषा, तो क्या जाएंगे। बराबर। महाराष्ट्र में एज फिल्म मेकर हमें वो बड़ी दिक्कत आती है कि ये बैरियर कैसे क्रॉस करे जी। जब वो आदमी थिएटर में जा रहा है, वो देख रहा है कि 300 रुपए में शाहरुख खान मिल रहा है, 300 रुपए में मराठी का कोई स्टार मिल रहा है जी, तो वो उधर ही डिवाइड हो रहा है।
हमारा कंपटीशन ही सीधा एक ऐसे इंडस्ट्री से है जी, जो एक तो खेलती बहुत सारे करोड़ों में है और जिसका नेशन वाइड स्कोप है उनको। जी जी जी। और हमें वो स्कोप ही नहीं है। समझो बॉलीवुड दिल्ली में होता तो मराठी फिल्में बहुत चलती। जी, समीक्षक हमेशा ये कहते आए हैं पहले से कि फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, निर्देशक का वो एक माध्यम है जो इस फिल्म के जरिए अपनी बात कहता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी, क्योंकि एक निर्देशक एक कहानी से लेके बनने और थिएटर में रिलीज होने तक वो एक अकेला ही बंदा होता है जो वो उसके फिल्म के साथ होता है। जी। एक्टर्स आते हैं, अपना काम 40, 50, 100 दिन करके निकल जाते हैं। जी जी। एडिटर आता है, अपना एडिट करता है, निकल जाता है। निर्देशक एक में वो होता है जो आखिरी तक, वो जब सिनेमा गृहों में फ्राइडे को जब थिएटर लगती है तब भी वो वहां होता है कि टिकट तो अच्छा जा रहा है कि नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, तब कोई टेक्नीशियन, तब कोई कैमरामैन नहीं होता उसके साथ। सही सही बात, सही बात। और जब लोग फिल्म देख के बाहर आ रहे होते हैं और अगर वो अच्छा या बुरा कह रहे होते तो वो सिर्फ एक ही बंदे को कह रहे होते, वो ये नहीं कह रहे होते अरे एडिट बकवास था इसलिए ये फिल्म बुरी हुई। जी जी। ये फिल्म बुरी है क्योंकि निर्देशक ने बुरा काम किया है। हाँ, वही है कि इसकी जो सक्सेस है वो भी निर्देशक की और इसका जो फेलियर है वो भी निर्देशक का। ये तो सारे टूल्स है। एक्टर एक टूल है, कैमरामैन एक टूल है, कैमरा खुद एक टूल है। जी जी। सेल्फिश है निर्देशक, वो उनको इस्तेमाल कर रहा है और अपनी कहानी बताने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये सारे 100-200 लोग लेके। तो वैसे तो वो एक सेल्फिश ही जॉब है, उसको कुछ बताना है जो वो लोगों में देख रहा है कि तू शायद ये कर सकेगा, तू शायद तू मुझे पेपर देगा, तू कलर्स दे, तू पेंट दे। जी जी। ऐसे वो समाज में से जमा करके, तो इसलिए ये हमेशा निर्देशक का ही माध्यम रहेगा। हम निर्देशक की नजर से एक बात कह रहे थे। देखने वालों की, जो रसिक श्रोता है, दर्शक है, उनकी नजर से सोचेंगे, उनकी नजर से ये अभिनेता का माध्यम है। हाँ, वो उनको अभिनेता पसंद है तो वो जा रहे हैं। जी। अभिनेता उनसे अगर संवाद प्रस्थापित नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है तो उसको वो सर पे लेंगे, उसको सिर पे नहीं। उसका इफेक्ट ये होगा कि उस वजह से फिल्म चलने लगेगी। जी, क्योंकि वो किसी को पसंद कर रहे। पर जो ऑडियंस है वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये इस निर्देशक की फिल्म है। जैसे हम रामलीला जाते हैं समझो जी, तो हम राम और सीता की कहानी देखने जाते हैं। वो रामलीला किसने बिठाई, कौन उसका निर्देशक है, उसका नहीं सोचते। तो वही है, इधर भी मतलब लॉजिक वही यूज होता है क्योंकि परंपरा तो वही रही है। बिल्कुल, माइग्रेशन रामलीला से ही सिनेमा हुआ है। हाँ, अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सुजय ढाके के दिमाग में कौन सी नई कहानियां जन्म ले रही हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट हैं? अभी जैसे हिंदी में कुछ करना है। अच्छा। 6 फिल्में मैंने बना ली मराठी में जी। तो अभी लगने लगा है कि एक बड़े ऑडियंस के पास पहुंचने की जरूरत है मुझे एज ए निर्देशक। और अब तक ऐसे हुआ कि मुझे हिंदी में या बॉलीवुड में कहने के लिए कुछ था नहीं जी। अब मैं अपनी पढ़ाई ही ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे हिंदी में बताने के लिए स्टोरीज मिल जाए। मेरा जो रिसर्च बेस है वो उस तरह से चल रहा है कि हिंदी में क्या मैं बता सकूंगा, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं एक निर्देशक के तौर पे अपना डेब्यू करूं बॉलीवुड में। ये मतलब एक क्वेस्ट है, ये एक परीक्षा है एक निर्देशक की। जी, बिल्कुल। और हमें पूरा विश्वास है इस परीक्षा में आप अब तक जैसे सफल होते आए हैं से भी कोशिश तो वही रहेगी कि जो करूँ वो श्रद्धा और डिसिप्लिन के साथ करूँ बस। तो जितने भी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको सफलता मिले और अच्छी अच्छी फिल्में आपकी आए और हम उसका मजा ले, आनंद ले। भविष्य की जितनी योजनाएं हैं वो आपकी पूरी हो, ऐसी शुभकामनाएं आपको हम देते हैं। और तमाम विविध भारती के सुनने वालों की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत मजा आया और जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। हम बहुत आभारी हैं आपके। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। इनसे मिली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मराठी फिल्मों के लेखक और निर्देशक सुजय डहाके से जयंत पात्रिकर की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मंगेश सांगड़े। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इनसे मिलिए